जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर। विषय का नाम फार्माकोलॉजी, चैप्टर नंबर ये आपका 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हम डिटेल में कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं जनरल एनेस्थेटिक। यदि आपको दिखा देते चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पीसीआई, तो आपको टोटल इतनी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 4 में जनरल एनेस्थेटिक, उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, एंटी कॉन्सुलेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, नो ऑट्रोपिक एजेंट और सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट और ओपियाइड एनाल्जेसिक। मतलब आपको सिलेबस में यदि चैप्टर नंबर 4 में देखा जाए तो इतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले जनरल एनेस्थेटिक। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन पे ऐसे कर करके क्या करेगा, ये पूरा चैप्टर की एंडिंग भी जल्द हो जाने वाली है। ठीक है, तो आपके सामने ये जनरल एनेस्थेटिक दे रखा, तो इसमें हमें जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या चीज़ पढ़ना उसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। इसमें देखा जाए तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर करना पड़ेगा डिफिनेशन को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको भी देखना पड़ेगा। स्टेज, इसमें एक पॉइंट और बढ़ जाता है, स्टेज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनरल एनेस्थीसिया, जो जनरल एनेस्थीसिया होता है इसका स्टेज होता है। यदि नॉर्मल एनेस्थीसिया दे जाए तो चल जाएगा, यदि ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो सर्जरी के लिए काम आता है, बहुत ज़्यादा दे देंगे तो कोमा अथवा डेथ हो जाती है। तो इसका स्टेज होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे। और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये वीडियो में थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन थोड़ा सा लेंदी देखना पड़ेगा आपको ज़्यादातर। उसके बाद डोज उसके बाद देखना पड़ेगा, उसके बाद इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन आपको देखना पड़ेगा। मतलब इस वीडियो में इतना चीज़ क्या करेंगे आप सीख कर जाने वाले हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा 3 स्टेप में है और हर एक स्टेप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जनरल एनेस्थेटिक के बारे में। ठीक, तो आपके सामने लिखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसी दवा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती है। इसके पहले आप पेरीफेरी नर्वस सिस्टम भी पढ़ चुके थे, मतलब ऐसी दवा जो हमारी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। आज हम इसमें देखने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब चैप्टर नंबर 4 में जितने भी आप ड्रग्स पढ़ेंगे, जितनी भी बीमारियाँ पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे सब कुछ आपको क्या करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाला है। तो इसमें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम जनरल एनेस्थेटिक के बारे में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो डिफिनेशन क्या लिखा है, यानी जनरल एनेस्थेटिक आर द सीएनएस डिप्रेसेंट होता, मतलब ऐसी दवा, ऐसी जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है जो हमारे पास सीएनएस डिप्रेसेंट होती, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व इंपल्स लेके जाती है उसे डिप्रेस कर देती है। डिप्रेस मतलब क्या कर देती, कम कर देती है। विच इंड्यूस नॉन अवेयरनेस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पेन होती, मतलब वहाँ से जो भी तुम्हारे पास क्या होगी मसल है, ठीक है, वहाँ पर जितने भी आपका सेंसेशन जा रहा है उसे क्या कर देगी, सिंपली ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं, सुनिए देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, एक सिंपल सा क्या हो गया, एक आर्गन हो गया। ठीक, यहाँ से कोई ना कोई मान लेते हैं क्या होगा, सीएनएस से मैसेज ले जाने का काम करता है। कौन? सीएनएस से मैसेज ले जाने का काम करता है। तो ये दवा जो होती है इसमें सीएनएस में, अब ये टारगेट आर्गन है, यहाँ से कोई ना कोई मैसेज लेके जाता होगा तो कोई ना कोई लेकर आता होगा। सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाते हैं, मोटर न्यूरॉन लेकर आने का काम करते हैं। ठीक, अब इसमें यदि आप लोकल एनेस्थीसिया लगा देंगे, ठीक है, या कोई भी एनेस्थीसिया लगा देंगे तो ये क्या कर देगी, उसको ये ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जो भी तुम्हारे कुछ समय के बाद मान लेते इसमें आप काटे पीटे कोई भी सेंसेशन हो सबको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। इसके पास जो पेन रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर को भी ये क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जो भी मैसेज आगे तरफ रुक कर रहा था वो क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो यही चीज़ वो जनरल एनेस्थेटिक करता है। वही चीज़ लिखा है क्या होगा, ऑल सेंसेशन को क्या कर देगी, इंड्यूस मतलब कम कर देगी या ना के बराबर रहेगी। और लॉस ऑफ पेन, और पेन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं अभी किसी को मान लेते हैं इसका यहाँ पर मान लेते चोट लग गई और यहाँ मान लेते हैं यहीं पर है कट लग गई, ऐसे इतना बड़ा कट लग गया। ठीक है, अब मान लेते किसी के कारण से अब इसे टाँका चलाना है तो इंजेक्शन लेते हैं लिग्नोकेन। ठीक है,
उसमें क्या कर देते हैं, यहाँ 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 ऐसे क्या कर देते हैं आप, ठीक है, वो सुई लगा देते हैं, मतलब शून्य कर देते हैं। उसके बाद सीजिए, कोनो टेंशन नहीं, मतलब इतना दूर क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए लॉस ऑफ सेंसेशन को ब्लॉकेज कर दिया जाता है और पेन ना के बराबर होता है। वही क्या कहलाती है, जनरल एनेस्थेटिक कहलाती है। बस इतना हो जाएगा। अब फीचर पे आते हैं, जनरल एनेस्थेसिया का एक्चुअल में फीचर क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, मतलब जितने भी सेंसेशन है उसको लॉस कर देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ऑपरेशन है तो ये नॉर्मल उंगली कट जाएगी तो चिल्ला उल्ला के रह जाएंगे, अब टाँका उका लग जाएगा। मगर मान लेते हैं आपको क्या कर देना, कोई बड़ा प्रोसीजर सर्जरी करना, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, जो भी पेन रिसेप्टर है, जो भी ऑल सेंसेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉकेज करना पड़ेगा। ये पहली चीज़ हो। स्लीप और क्या हो गया, एमनीसिया, मतलब ये क्या हो जाएगी, स्लीप और एमनीसिया देती, मतलब कुछ पर्सन को आराम मिलेगा, फील होगा अच्छा, ठीक है। इमोबिलिटी मसल रिलैक्सेशन, मतलब जो भी तुम्हारे पास इमोबिलिटी है, मतलब जो हमारी मसल मूव कर रही हो, क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, आराम से क्या हो जाएगी, जो भी प्रोसीजर करना रहेगा आराम से कर सकते हैं। लिखा है यानी लिखा है एबिलिटेशन ऑफ द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्शन होती है, जो हमें सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सिंपल सा होते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, मान लेते कोई आप सांप देखें तो आपके माइंड में आएगा भान भान से, उस समय माइंड वर्क नहीं करेगा, आपके शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन सुने होंगे, या रिफ्लेक्स एक्शन नहीं सुने होंगे तो रिफ्लेक्स आर्क सुने होंगे। यही वहाँ पर क्या कर देता है, वर्क करता, उसे क्या कर देता है, इमोबिलिटी, उसे ब्लॉकेज कर देता है। तो इतना फीचर हो जाएगा इनके बारे में। अब नीचे दे रखा भैया क्लासिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर देखिए क्या रखा है, इसमें 3 में कैटेगराइज किया गया, इनहेलेशन एनेस्थेसिया और इंट्रावेनस एनेस्थेसिया और गैसेस एनेस्थेसिया, मतलब 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन में मतलब आपको मास्क लगा दिया जाएगा, उसके अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, जो भी एनेस्थेसिया उसको डाल दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस के अंदर जाएगा, आपको क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंसेशन खत्म हो जाने वाली है। तो इनहेलेशन के दौरान दे। इंट्रावेनस मतलब आईवी, मतलब इंजेक्शन लिया जाएगा, ये आपका जो नस दिख रही है इसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल। गैसेस स्टेट में मोस्टली गैस के रूप में लिया जाता है और उस एरिया में डाल दिया जाता है, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा व्हाट इज जनरल एनेस्थेसिक और देन क्लासिफिकेशन, और इनहेलेशन एनेस्थेसिया का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे, इसमें पूछा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, कह दिया व्हाट इज जनरल एनेस्थेटिक क्या होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड की फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन, फिर इसे हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें कोई भी पूछा जा सकता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहते हैं, तीनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, डोज वगैरह सब डिटेल में आपको बता देंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होता है, इन्फ्लुरेंस होता है, और क्या होता है, यानी क्या होता है, डेस्फ्लुरेन होता है, हेलोथेन होता है, ईथर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इंट्रावेनस एनेस्थेसिक के अंतर्गत आता है, देखा जाए तो यहाँ थियोपेंटेन सोडियम आता है, डाइजाफार्म इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और गैसियस एनेस्थेटिक में आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो इतने आपके पास हो गए क्या, एग्जाम्पल के जरिए आप इजीली देख सकते हैं। अब एक एक करके हम क्या क्या कर देते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज आप थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, मगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से, स्टेज एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक, ठीक है। तो ये किस किस स्टेज में काम आता है, सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, मतलब पहले स्टेज में दी जाती है आपको दर्द कम करने के लिए। जैसे अभी क्या बोले, अंगुली में चोट लग जाएगी तो उस समय एनेस्थीसिया दी जाती है, चोट जो भी पेन है, पेन को कम करने के लिए, एज ए एनाल्जेसिक। तो इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेज एनाल्जेसिक इज डेवलप होती है, ठीक। इसमें क्या होती है, पेशेंट एक्सपीरियंस और तुम्हारे पास ड्रा साइन और ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन होता है, मतलब इसमें ज़्यादा अमाउंट में यदि देंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, मगर कम अमाउंट में इसमें दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बिगिनिंग लॉस ऑफ कॉन्सेशन, मतलब कॉन्सेशन को लॉस कर देते हैं, रिलैक्सेशन, रिस्पायरिटी रीमेन नॉर्मल होती है, और क्या हो जाती है, मेनली लॉस ऑफ पेन, मतलब मोस्टली देखा जाए तो लॉस ऑफ पेन होता है। मतलब ये वर्ड आप लिखिएगा, ये वर्ड लिखे या न लिखे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इतना वर्ड आपको, ये वाला वर्ड जरूर से जरूर लिखना है कि एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक होता है।
लास्ट में दे रखा सेकेंड स्टेज में स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब ये भी स्टेज आपका पूछा गया है, ठीक है, कह देगा, यानी लॉन्ग में नहीं पूछेगा, शॉर्ट में पूछ देगा स्टेज ऑफ यानी जनरल एनेस्थेटिक, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या कहेंगे जनरल एनेस्थेसिया का 1 नंबर में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, तो बोलेंगे 4 स्टेज में होते हैं, एनाल्जेसिक, एक्साइटमेंट होती है और सर्जिकल तुम्हारे पास एनेस्थेटिक होती है, और क्या हो जाती है मेडुलो डिप्रेसेंट हो जाता है। तो इतना आपको केवल लिख देंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में आते हैं, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज पेशेंट इज एक्साइटेड होता है, स्टिलिंग इन तुम्हारे पास सोइंग डिलीरेशन, मतलब इसमें स्टेज हो जाता है, मतलब खाना भयानक टाइप में क्या हो जाता है, उछलने लगता है। इरेगुलर रिस्पायरेशन, वो पर्सन क्या करेगा, सही से सांस भी नहीं ले पाएगा। और तुम्हारे पास हार्ट रेट और बीपी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। और प्यूपिल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो प्यूपिल आँख की प्यूपिल वो डायलेट कर जाएगी, ठीक है, डायलेट मतलब चौड़ी हो जाएगी, ठीक। और इनवोल्ट्री यूरिनेशन होगा, मतलब आपके यूरिनेशन जो होगी, पेशाब जो रहेगी वो आपको अपने आप हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, उस पेशेंट को यूरिन बैग लगा दिया जाता है। तो इनवोल्ट्री यूरिनेशन होगा और डायलेट यानी डायलेट प्यूपिल डायलेशन हो जाएगी, यहाँ पर तो पहले बता दिए हैं, ठीक है। और लिखा तुम्हारे पास स्ट्रेंगल फॉर ऑफ द मूवमेंट, मतलब जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, जो भी आर्गन रहेगा जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा। तो ये एक्साइटमेंट का स्टेज है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट स्टेज में देखा जाए स्टेज ऑफ, स्टेज 3 में देखा जाए स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेटिक, मतलब इस स्टेज में आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन के एनेस्थेसिया देकर आप सर्जरी कर सकते हैं। प्लेन यानी क्या होगा, प्लान फर्स्ट में रिस्पायरेटरी बिगिन रेगुलर होना चाहिए, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और तुम्हारे पास क्या होगा, मसल टोन डिक्रीज कराना है, जैसे मसल टोन और मसल इस पास में जो होता है उसे क्या कर देना, कम कराना। थोरेसिस रिस्पायरेशन डिक्रीज मेनली जो तो थोरेसिस रिस्पायरेशन होता है उसे क्या कर देना, कम कराना। और पेपिलरी साइज तुम्हारे पास क्या होगी, बीकम लार्ज, जो आपकी पेपिलरी होती है वो क्या हो जाती है, उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। 3rd नंबर पे देखा है पेपिलरी डायलेशन मसल टोन इनहिबिट कर जाती है, जो आपकी पेपिलरी होती है वो डायलेट कर जाती है, और जो भी मसल टोन इनहिबिट कर जाती है, ठीक है, मतलब उत्तेजित हो जा, तो इनहिबिट मतलब कम हो जाती है, इसमें हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लान 4 में देखा जाए तो रिस्पायरेशन आपका स्लो डाउन हो जाएगा, पेपिलरी आपकी डायलेट कर जाएगी, बीपी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल डाउन नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी स्टेप में इतनी चीज़ें होती हैं। लास्ट स्टेज में देखा जाए तो आपका क्या होता है, देख रखा है यहाँ से मेडुलरी यानी डिप्रेशन में दे रखा, इन दिस स्टेज रिस्पायरेशन आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा मोस्टली देखा जाए। भाई देखो अभी तो ये थोड़ा थोड़ा यानी कम कर रहा था, बट इसमें रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगा, आदमी की क्या हो जाएगी, कोमा अथवा डेथ में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है रिस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर ऑफ मेडुला को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, और लीड टू करेगा डिक्रीज द बीपी, जो भी ब्लड प्रेशर है उसे क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। फाइनली धीरे धीरे क्या रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, कोमा में पेशेंट चला जाएगा या उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो एनेस्थेटिक होते हैं पूरा सोच समझ के आपको एनेस्थेसिया देते हैं, वेट कराते हैं, सब जांच वगैरह सारा डिटेल में होता है, ये सारी चीज़ें कंफर्म होती है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके कंफर्म रहेगी तो आपका काम हो जाएगा इजीली। तो ये स्टेज हो गया आपका, क्या हो गया, एनेस्थेटिक। अब एक एक करके हम क्या कर देते हैं, इनका यानी मैकेनिज्म एक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा आपका क्या होगा, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, अभी जो बोले हैं इसमें एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, हाइलोथेन के बारे में पूरा डिटेल में कवर अप करना है। हाइलोथेन इज ए वोलाटाइल लिक्विड होता है विथ स्वीट ऑर्डर होता है, मतलब इसे आप सूंघेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और क्या होगा, नॉन इरिटेटिंग, मतलब आपको इरिटेशन पैदा ही नहीं होगी, और नॉन यानी इन्फ्लामेबल होता है, ठीक है, इन्फ्लामेबल भी नहीं होता। देखो कितनी बढ़िया चीज़ें रखी बनाई गई हैं। लिखा इट इज सॉल्युबल इन ब्लड इजिली, मतलब ये हमारे ब्लड में इजिली क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब मतलब सॉल्व हो जाती है। जितना तरह के यानी सोल्यूशन जितना तुम्हारे पास डिजॉल्व होगा उतने तेजी से ये वर्क करेगा। व्हेन इट इज ए गिव इन द कॉन्सेंट्रेशन 2 से लेकर 3% ऑक्सीजन वेपर इट कॉजेज द लॉस ऑफ कॉन्सेशन, मतलब इसे क्या करेगा, 2 से 3% ऑक्सीजन में मिला के यदि आप इनहेल करते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया उसी के अंदर इसे भर दिया जाएगा 2 से 3%। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्सेशन, मतलब जो भी कंसेशन उससे आप क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, कुछ समय के बाद आप शून्य हो जाएंगे। When 1 या 2% ऑफ द नैलोथेन होता है विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड देन मेंटेन द एनेस्थीसिया, मतलब ये 2-3 चीज़ें मिला के क्या एनेस्थीसिया जाती है, जो एनेस्थीसिया को क्या कर देता है, मेंटेन करता
है। ठीक है, ये हो जाएगा। डोज की बात की जाए तो यानी 2 से लेके 4% एंड यानी मेंटेन द 0.5 से लेके 1% ये डिलीवर बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक यानी वेपराइजर होता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, 2 से लेके 4% या तुम्हारे पास दे रखा है 0.5 से लेके 1% जो डिलीवर किया जाता है एक स्पेशल वेपराइजेशन में। मतलब जैसे नोबलाइजर नहीं होता उसी तरह से वेपराइजेशन होता है, वेपर के फॉर्म में आपके शरीर के अंदर जाएगा सांस के थ्रू। ठीक है, इसमें भी आप दे सकते हैं इतना परसेंटेज का। नाइट्रस ऑक्साइड जो मिक्स किया जाता है किसी 30% ऑक्सीजन से जो मेंटेन करता है आपका एनेस्थेसिया। मतलब सिंपल सा नाइट्रस ऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे 30% उसमें मिक्स करके उस पर्सन को दे देंगे, ये डोज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट में देखा जाए तो उसके शरीर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगी। इंक्रीज द नोजिया, हमारे तो साइड इफेक्ट होता तो नोजिया करेगी और वोमिटिंग कॉजेज करेगा, उससे पता चलेगा कि ज़्यादा अमाउंट में दिया गया है। लिखा इट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ द यानी क्या मेथियोनिन होता उसकी क्या करेगा, सिंथेसिस को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। और डीएनए के सिंथेसिस हुई क्या कर देगा, ये कम कर देता है। इंटरफेयर कर देगा मतलब वो जैसे मान लेते ज़्यादा हो रहा था तो उसे कम कर देगा इजीली। ठीक है, इट कैन कॉजेज द मेगलोब्लास्टिक वेरिएशन। ठीक है, इन बोन मैरो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है जिसमें आपकी ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो वो भी क्या कर सकता है, कॉजेज कर सकता है, जिससे बोन मैरो इफेक्ट होगा। बोन मैरो इफेक्ट होगा तो ब्लड का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब लिख रखा है कंट्रा इंडिकेशन, लिखा है रिलेटिवली ग्रेटर डिप्रेशन ऑफ द रिस्पायरेशन। मतलब ये आपका अगर कोई पर्सन मान लेते हैं रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम से कॉजेज है तो ये वाला एनेस्थीसिया उन्हें नहीं दी जाएगी। फिर क्या देखा, ब्रीथिंग इज शॉर्ट, मतलब कोई पर्सन सांस थोड़ा थोड़ा ले रहा तो उस पर्सन को भी ये आपको नहीं देना है, ये निषेध है। बीपी इंक्रीज पेशेंट, मतलब किसी पर्सन की बीपी इंक्रीज कर गई, ब्लड प्रेशर क्या हो गई, बढ़ गई है, तो उसे भी आप इजीली नहीं दे सकते। पेरिकार्डियल, मतलब पेरिकार्डियल में भी मतलब कार्डियक कोई पेशेंट है तो उसे भी आप इजीली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में दे रखा है आपका क्या हो जाएगा, इंट्रावेनस, मतलब इंट्रावेनस में तुम्हारे पास इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका क्या होगा, मोस्टली पोर्शन खत्म हो जाएगा इजीली। ठीक है, इंट्रावेनस में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, लिखा मेथोहेक्जिटोन। मेथोहेक्जिटोन में क्या होता है, इट इज ए मेथाइल ऑक्सीबार्बिटेट एंड हैज अल्ट्रा शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। मतलब ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, मेथाइल ऑक्सीबार्बिटेट के होते हैं, इनकी जो हाफ लाइफ होती है छोटी होती है। इट इज यानी 2 से 3 टाइम मोर पोटेंट देन ऑफ द थियोपेंटेन, मतलब थियोपेंटेन जो आप यूज कर रहे थे, ठीक है, थियोपेंटेन सोडियम अभी नीचे यूज करेंगे, इसी के कैटेगरी में था, उसके देखा जाए तो 2 से 3 गुना ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है, मगर इसके भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, खराबी होती है। डोज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यह लिखा इट इज स्टेबल रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे इसे इजीली स्टेबल रख सकते हैं। सॉल्युबल फ्रॉम द, ठीक है, ये 6 यानी फॉर वीक 6 वीक, ये 6 वीक में क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, मतलब ये इजीली डिजॉल्व हो जाती है, इतना टाइम लगता है। ठीक है, डोज में देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन यानी 1 से लेकर तुम्हारे पास 1.5 ग्राम पर केजी। अब ये वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, मतलब उस पर्सन का वेट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब मिलीग्राम में दी जाती है। आप 1% सोल्यूशन आईवी एंड रेट ऑफ अबाउट ऑफ द 1 ml पर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में कम से कम आपको 5 सेकंड में कम से कम 5 सेकंड के अंदर कम से कम 1 ml आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मतलब भन 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 मार दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब क्या लिखा, एज पर यानी पेशेंट रिस्पांस, उसके साथ साथ पेशेंट किस तरह से उसे रिस्पांस कर रहा है उस पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। इंडिकेशन देख लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्गर सीजर ड्यूरेशन, मतलब कोई पर्सन सर्जरी लंबे समय तक की जाती है तो उसमें आप कह देते हैं मेथोहेक्जिटोन दी जाती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वेंसिव थेरेपी, मतलब किसी पर्सन को इलेक्ट्रोकन्वेंसिव थेरेपी कराना तो उस कंडीशन में भी आप इजीली इसे दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिख रखा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसे आप नहीं दे सकते हैं, और क्या पोर्फायरिया में आप नहीं दे सकते हैं। हाइपर यानी सेंसिटिव ऑफ द यानी बारबुटेट, मतलब कोई पर्सन बारबुटेट, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है ना ये, उस मतलब कोई पर्सन बारबुटेट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो उसे भी आप नहीं दे सकते। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आप तो दे नहीं सकते। हाइपरटेंशन हाइपो मतलब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में भी आप नहीं दे सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिजीज, मतलब किसी पर्सन को रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आप नहीं दे सकते हैं।
तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। इसी की नेक्स्ट दवा तुम्हारे पास दी है थियोपेंटेन सोडियम, किसे आप नहीं दे सकते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। थियोपेंटेन क्या होता है, ये बारबीट यानी क्या होता है बारबूटूरेट हैविंग द वेरी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बहुत धाकड़ होती है। इट इज एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब इनका जो एक्शन होता है लंबे समय तक नहीं छोटे समय तक लिए होता है। स्लोवली मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर बहुत धीरे धीरे क्या हो जाती है मेटाबॉलिज्म होती है। थियोपेंटेन सोडियम 0.5 से लेकर 1 ग्राम पाउडर प्रिपेयर किया जाता है 2.5 ml सोल्यूशन ऑफ आईवी, मतलब इसमें क्या किया जाता है आईवी दी जाती है। इसमें जब प्रिपेयर करना रहेगा तो यानी 2.5% सोल्यूशन क्या कर देते हैं आईवी के थ्रू दी जाती है। इंडिकेशन देखा जाए तो जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे दी जाती है, मतलब किसी पर्सन को जनरल एनेस्थेसिया दी जाती है। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट, किसी पर्सन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना तो थियोपेंटान सोडियम आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है। फ्रैक्चर डी यानी क्या होता है रिडक्शन, मतलब क्या होता है जैसे में किसी फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर हो गया तो उस कंडीशन में उसे सही सोजा टेढ़ा करना है तो उस कंडीशन में भी आप इजीली दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन में क्या होगा लीवर डिजीज, मतलब किसी पर्सन को लीवर प्रॉब्लम है तो उसे नहीं दे सकते हैं। हिपैटिक प्रॉब्लम में यानी दे सकते हैं, किसी भी नहीं दे सकते हैं। एडिशन डिजीज, मतलब क्या होता है एडिशन डिजीज जो रहता है उस कंडीशन में भी आप उस पर्सन को नहीं दे सकते हैं। ठीक। और क्या लिखा सीवियर हार्ट डिजीज, मतलब किसी पर्सन को कार्डियक प्रॉब्लम यानी हार्ट प्रॉब्लम है तो उस भी आप नहीं दे सकते हैं। तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा कीटामाइन, इसी में दे रखा कीटामाइन, यहाँ से दे रखा एक ड्रग्स का नाम है कीटामाइन, इस पे भी बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा कीटामाइन इट इज ए केमिकल डेरिवेटिव ऑफ द फिनाइल यानी फिनाइल एक्लिडीन होता है। ठीक है, यानी क्या होता है डीन होता है। कीटामाइन एंटागोनिस्ट ऑफ द किसमें होता है नामाडीन रिसेप्टर होता है। ठीक है, ND यानी NMAD रिसेप्टर होता है। ठीक है, इस पे भी ये क्या करते थे इफेक्ट करते हैं। फिर डोज में देखा जाए तो 1 से लेके 4 mg पर kg, मतलब किसी पर्सन को देना है तो क्या करने वेट के माने तो कोई पर्सन 100 किलो का है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देना, मतलब एक किलो के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। स्लो आईवी वंस, मतलब एक बार आईवी के थ्रू इसे आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ता है। लिखा है अल्टरनेटिव 0.5 से लेकर 2 mg पर kg दिया जाता है, ये भी स्लो दी जाती है आईवी के थ्रू, मतलब आपको जैसे ग्लूकोज हो गया या NaCl DRL DNS कुछ भी रहता है उसमें क्या कर देने डाल के धीरे धीरे आप इंट्रावेनस आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब लिख रखा है इंडिकेशन, इंडिकेशन में हमारे पास क्या लिखा है लिख दिया है डिप्रेशन ऑफ बर्निंग, मतलब किसी पर्सन को आप बर्न हुआ हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोसीजर में भी आप इजीली दे सकते हैं। माइनर आर्थोपेडिक, मतलब क्या होता है आर्थोपेडिक, मतलब जैसे किसी पर्सन को छोटा ऑपरेशन हो रहा है उसके कंडीशन में भी दे सकते हैं। और क्या लगा मैरो सैंपलिंग, मतलब किसी पर्सन को बोन मैरो निकालना रहेगा, रीढ़ की हड्डी से नहीं निकालते एक सैंपल, उसमें भी क्या करना देना पड़ता है। डेंटल प्रोसीजर, मतलब किसी पर्सन को डेंटल का ऑपरेशन करना है तो उस कंडीशन में भी इसे देना पड़ता है। ठीक, तो इन कंडीशनों में आप इजीली दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन देखा जाए तो हाइपर क्या होता है लिखा सीवियर हाइपरटेंशन कोई पर्सन है तो उसे भी आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है जिसे हम क्या बोलते हैं CCF के नाम से जाना जाता है तो उसे में भी आप नहीं दे सकते हैं। सर्वाइकल ट्रामा, किसी पर्सन को ट्रामा के अंदर मान लीजिए चोट लग गई है ठीक है सर्वाइकल पे, तो उसे भी आप नहीं दे सकते हैं, नहीं तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा तो दिमाग वही जहाँ पर जो ब्रेन में जा रही है हमारी पास नस है उसे भी ब्लॉक कर देगा ये। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, किसी पर्सन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो उस कंडीशन में भी आप इसे नहीं दे सकते हैं। तो इतना था टोटल मेरे भैया किसके बारे में। ठीक है, इतना जितना हमने पढ़ा जनरल एनेस्थेटिक का सब कुछ हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।